हेलो दोस्तों, जेई विथ अंकित चैनल पे आपका स्वागत है। इस सीरीज में जैसा कि हम बात किए थे, हम आज बात कर रहे हैं मशीन फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो इस सीरीज़ में हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे। कैसे लिखना है ये सब हूबहू आपको यहाँ पे लिख के देंगे और याद करने का तरीका भी यहाँ पे बताएंगे, जिससे आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में कम से कम पेपर को स्किप करके नहीं आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। जिससे आपका क्या होगा, 30+ मार्क्स तो आना ही आना है। जो बंदा अगर ये सारा क्वेश्चन कर लेगा उसका तो 40-45 के करीब आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा का मतलब कि सेशनल की कापी जब हम चेक किए थे तो बच्चे को थोड़ा सा भी मैनर नहीं लिखने का था। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको कुछ लिखने ही नहीं है। यहाँ पे लाइन लिखे, इतना में लिख के हटा दिए, ना कोई फिगर, ना कोई फार्मूला निकाले, ना कुछ किए, बस अपने मन का लिख के चले। तो ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में दिक्कत हो। इसलिए बता रहे हैं आपको कि इस सीरीज़ को फॉलो करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत को समझाइए। ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत को समझाइए। आगे कुछ भी लिख सकता है कि इस डीसी सप्लाई, प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देने से क्या होता है। ठीक है, ये सब का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को पूरा आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से लिखिएगा और सारा काम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन याद करिएगा। और उस क्वेश्चंस में से भी जो इजी क्वेश्चन है, जिसको आप जल्दी से टैकल कर सकते हैं, उसी को सबसे पहले ख़त्म करिए। इसीलिए हम आज ट्रांसफार्मर का सीरीज पहले करेंगे। आज क्या मतलब, पहले इस ट्रांसफार्मर का सीरीज कर लेंगे जल्दी जल्दी, इसके बाद डीसी मशीन का सीरीज करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर हिंदी में कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं। तो ट्रांसफार्मर देखो, इंग्लिश में लिखोगे सही है, हिंदी में भूल जाओगे। और इसका हिंदी का नाम अगर बोलें, ट्रांसफार्मर को बोलते हैं परिणामित्र। क्या बोलते हैं? परिणामित्र। ठीक, इसका हिंदी नाम है। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे परिचय। क्या डालेंगे? परिचय। कोई भी क्वेश्चंस करिए, जो अच्छे से आता है उसको अच्छे से लिखिए। परिचय आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक, क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी लिखें, इंग्लिश लिखें। आप पहला लाइन वाइज लिखेंगे। जब भी लिखते हैं क्वेश्चंस को लाइन वाइज, आंसर्स को क्या इसमें लिखते हैं? लाइन वाइज लिखते हैं। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ ला के ख़त्म कर देंगे, बस हो गया। ऐसा नहीं है, लाइन वाइज लिखेंगे, आपको याद करने में आसानी रहेगा और एग्जामिनर को कापी चेक करने में भी आसानी रहेगा। ठीक, तो पहला इसमें लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर को देखिए, हम शॉर्ट में लिखेंगे TF। आप पूरा लिखेंगे, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं, पूरा लिखते हैं। ट्रांसफार्मर शुद्ध AC स्टैटिक डिवाइस है। हिंदी में बोल देंगे स्टैटिक, स्थिर डिवाइस है। इंग्लिश में स्टैटिक डिवाइस है या यंत्र है, जो लिखेंगे जो एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज लेवल में परिवर्तित करता है। पहली बात हम लिख दिए कि भाई ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब स्थिर डिवाइस है, इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, जो एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज लेवल में
परिवर्तित करता है। इसका मतलब कि कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज में भी करता है और ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में भी करता है। इस लाइन से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। दूसरा लिखेंगे, आप देखिए लाइन वाइज कर लीजिए, कोई भी सिंबल आप दे सकते हैं, लाइन बना दीजिए, हैज बना दीजिए, स्टार बना दीजिए, कुछ भी आप पॉइंट वाइज इसको लिख सकते हैं। अब अगला लाइन लिखेंगे, यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या ये लिख लेंगे, या बोलेंगे कि यह फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे के नियम पर आधारित है, ये फैराडे के नियम पर आधारित है। दूसरा लाइन लिखेंगे आप, दूसरा लाइन लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर पावर को, पावर या इंग्लिश में लिख सकते हैं पावर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रांसफार्मर पावर तथा फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति को परिवर्तित नहीं करता, है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आपका होगा कि ट्रांसफार्मर एक पैसिव, एक्टिव पैसिव जानते हैं ना, ट्रांसफार्मर एक पैसिव तथा लीनियर मतलब रेखीय डिवाइस है। ठीक, अगला लाइन, ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। आप देखते ही भी हैं जनरल लाइफ में, दैनिक जीवन में आप देख भी रहे हैं। इसलिए इसकी दक्षता इफिशियंसी, इसलिए इसकी दक्षता उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है। आप इतना बात इसको लिख सकते हैं। अब देखिए याद कैसे होगा भाई, ये आप जैसे जानते हैं, पहला हेडिंग लिख लिए इंट्रोडक्शन। क्या है? ट्रांसफार्मर शुद्ध एसी डिवाइस है, ये एसी स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को एक फॉर्म से दूसरे लेवल में बदलता है। वोल्टेज के एक लेवल से दूसरे लेवल में बदलता है। लेवल का मीन्स यही है कम की ज़्यादा। अगर यहाँ पे कम होगा यहाँ पे ज़्यादा कर देगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे कम कर देगा। अगला लाइन बोलेंगे यह फैराडे के नियम पर आधारित है। तो फैराडे ने किस नियम को दिया था? तो आप बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था फैराडे ने। तो चाहे इसको फैराडे ला बोलिए, चाहे बोलते कहते कि ट्रांसफार्मर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे आधारित है। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बदलता है और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। बात समझे? ट्रांसफार्मर अगर कोई पूछे तो पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं, ये सब लाइन पंचिंग लाइन है जो एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते आपको पूरा जज कर लेगा कि आपको कितना नंबर देना है। बाद में पढ़ेगा, बाद में आगे का पढ़ेगा बाद में, लेकिन तुरंत उसके मन में एक खुशी हो जाएगी कि हाँ इसको नंबर अच्छा देना है। देखिए ट्रांसफार्मर एक पैसिव डिवाइस है। एक्टिव पैसिव डिवाइस जानते हैं, वह डिवाइस जो पावर कंज्यूम करता है। लीनियर मतलब लीनियर समझते हैं ना, हम उठेंगे तो आप भी साथ साथ खड़े हो जाएंगे, मतलब ये डिपेंडेंसी है। ये सब बात में हम लोग करेंगे। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं है, इसलिए इसकी दक्षता उच्च होती है। इसकी दक्षता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसफार्मर ही एक ऐसी डिवाइस है जिसकी दक्षता अगर हम 98-99% भी बोलें तो कोई गलत हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा एक ऐसा ही दोस्त है ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो सबसे शुद्ध होता है। सब इसकी दक्षता, इसकी इफिशियंसी 98 से 99% होती है। क्यों होती है भाई? तो हमने ऊपर बता दिया कि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं है। जब घूमने वाला भाग नहीं है तो इसमें कोई विंडेज लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस नहीं होता है। ठीक, अगली बात,
चलिए अब अगला हेडिंग लिखेंगे। पहला तो परिचय हो गया, दूसरा हेडिंग लिखेंगे संरचना। संरचना, कंस्ट्रक्शन, ठीक, संरचना। संरचना की बात करें तो आप क्या करेंगे कि देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं सिंगल फेज, सिंगल फेज की, क्योंकि सिंगल फेज ही ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ते हैं, 3 फेज पॉलिटेक्निक में थोड़ा सा है। अब क्या करेंगे आप संरचना में, तो सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर का कोर बनाइए। क्या बनाइए? कोर। कैसे बनाना है? कोई बच्चा इसको पेंसिल से बनाने लगता है, ये सब नहीं करना है यार, पेन से जल्दी जल्दी आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पेन से, ठीक है। चलिए कोर बना लेते हैं, ऐसे ही डिनोट करते हैं। आप 2 पेन तो यूज ही करिए, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। इसके बाद अब इसको हमको क्या करना है? 3D का रूप दे देना है। तो कैसे देना है? यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लाइन खींचते हैं और इसी को क्या कर देंगे? मिला देंगे। अगेन इसको थोड़ा सा तिरछा लाइन दो और फिर इसको क्या करो? मिला दो। देखो ये सब छोटी छोटी बातें कोई बताता नहीं है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। एक्चुअली हम देखिए राइटिंग, डिजिटल राइटिंग पैड पे लिखना तो थोड़ा सा ये हमारा पेन तिरछा भी हो सकता है, फिसल ज़्यादा रहा है, लेकिन पेन कापी पे फ्रिक्शन ज़्यादा हैं तो फिसलता कम है, ठीक है। अब क्या करिए, करने के बाद इसको आप लाइनिंग भी कर सकते हैं कि ये क्या बना रहा है कि भाई देखो जो कोर बना रहे हैं ये लेमिनेटेड होता है। क्या होता है? लेमिनेटेड होता है। सेशनल एग्ज़ाम में इतना गंदा गंदा फिगर बनाए थे सब, पूरा मन से गंदा जिसको बोलते हैं। एक होता है कि चलो भाई थोड़ा बहुत गंदा, लेकिन कुछ भी घिस दिए सब। ये दिखा रहा है कि देखिए ये जो है ये लेमिनेटेड है, पतली पतली पत्तियों का बना है। किसका बना है? पतली पतली पत्तियों का बना है। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब आप क्या करते हैं, इस पर हम वाइंडिंग दे देंगे। क्या दे देंगे? वाइंडिंग। और देखिए बहुत से बच्चे वाइंडिंग क्या करते हैं, मान लो इस पर वाइंडिंग लपेटना, ऐसे 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 बस लपेट देंगे। अरे यार वाइंडिंग वो नहीं है, कम से कम देखने में अच्छा लगे हम लोग, ठीक। तो वाइंडिंग कैसे करते हैं देखो ध्यान से। वायर लेकर जाएंगे यहाँ से, फिर इसको यहीं से छोड़ देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से इसी वायर को मानेंगे कि अंदर से निकल रहा है, फिर कहाँ पे छोड़ेंगे? लाके यहाँ पे। फिर इसका वायर कहाँ पे निकालेंगे? यहाँ पे, ठीक। और ये वाला वायर फिर इधर पीछे को निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे देंगे भाई? हम बोलेंगे कि ये हमारा AC सप्लाई है, सिंगल फेज AC सप्लाई है। मतलब करंट यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है, ठीक। देखो वाइंडिंग तुम ही देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम लोग गाजू गुजा कर देते हो इसमें। अब हमारे पास क्या है कि 2 ऑप्शंस हैं। चलो इसी ऑप्शंस को ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसको नीचे से वायर लेकर आ जाओ यहाँ पे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ऊपर से निकाल सकते हो, ठीक। और यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? लोड लगा सकते हैं। लोड मतलब तुम्हारे घरों में जो ट्रांसफार्मर के दूसरे तरफ से कनेक्शन जाता है उसी को लोड बोलते हैं। मान लो करंट इधर से निकल रहा होगा तो इधर से एंट्री कर रहा है, ठीक। चलो तो अब देखो, अब ट्रांसफार्मर में कितने भाग हो गए? तुम बोलोगे यार सर 2 भाग हैं। पहला इधर वाले वाइंडिंग को बोलते हैं प्राइमरी और इधर वाले वाइंडिंग को बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक, सिंपल। इसको बोलेंगे प्राथमिक, मतलब प्राइमरी साइड, इसको बोलेंगे सेकेंडरी साइड, मतलब प्राथमिक या प्राइमरी वाइंडिंग भी बोल सकते हैं इसको, कुंडली जिसको बोलते हैं। और इधर क्या हुआ? सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। आई होप आप इससे अवगत हैं, ठीक। अब देखो यार जो इधर सप्लाई दे रहे हैं, जो इसमें से जो जा रहा है इसको बोलते हैं V1 है। 1 क्यों लगाएं? क्योंकि ये पहले वाला है, ये दूसरा वाला है। और इससे जो करंट जा रही है उसको क्या बोल रहे हैं? I1, ठीक। और इसमें जितना टर्न्स है, जितना फेरों की संख्या है उसको बोल देते हैं हम यहाँ पे क्या है? N1। क्या बोल दे? N1। कहाँ पे लिख देते हैं? चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है? N1, ठीक। और इसमें जो EMF उत्पन्न होगा क्या होगा? करंट से फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स से क्या जनरेट होता है? EMF।
ईएमएफ को बोल देते हैं कि इस साइड जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या है हमारा E1, क्या है E1। ठीक, इतना हो गया। चलो अब इसमें चलते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको बोलते हैं E2, क्या बोल सकते हैं E2। इसमें जितना टर्न्स है उसको बोलेंगे N2। इसमें जो करंट जा रही है I2 और जो लोड पे वोल्टेज मिलेगा उसको बोल देते हैं हमारा क्या है V2। सिंपल बन गया। अब देखो क्या होता है, इससे जो फ्लक्स पैदा होता है प्राइमरी से वो कहाँ पे जाता है, कोर के रास्ते। ये कोर है, कोर के रास्ते किससे लिंक करता है, सेकेंडरी वाले से। किससे लिंक करता है, सेकेंडरी वाले से। इसको एक बार ध्यान से सुन लो, देखो अपने आप जल्दी जल्दी बना लोगे। यहाँ से ऐसे इसका डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक, ये इसको बता दोगे भाई ये हमारा देखो फ्लक्स है, ये क्या है हमारा फ्लक्स है। इसको बता दोगे कि ये कोर है, ये सबको पता है, एग्जामिनर को ऑलरेडी पता होगा, बस उसको थोड़ा सा दिखाने की ज़रूरत है। देखो इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है। कोर बनाना है, वाइंडिंग लपेट देना है और इधर 1 1 लिखना है, इधर जितना भी होगा उसको 2 2 लिखना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फिर लिखोगे जहाँ, क्या लिखेंगे हम लोग, जहाँ एक ही बार समेट सकते हैं। इसको बताना हमको क्या होगा, जरूरी होगा। तुम लिख लेना प्राइमरी साइड, इधर लिख लेना सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड। इधर बोल देना भाई, देखो क्या बोलोगे N1, तो इधर क्या होगा N2 होगा। इधर क्या होगा V1, तो इधर क्या होगा V2 होगा। इधर क्या होगा E1, तो इधर क्या होगा E2 होगा। इधर I1, तो इधर क्या होगा I2 होगा। तुम बोलोगे नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं फेरों की संख्या। इसको बोलोगे वोल्टेज, क्या हो बोलोगे सप्लाई वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित ईएमएफ, हिंदी में बोलते हैं प्रेरित ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। सप्लाई वोल्टेज टर्न, इसको क्या बोलेंगे प्राइमरी करंट, क्या बोलेंगे धारा। कौन सी धारा है, तो प्राइमरी धारा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सेम इधर क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। इधर क्या है लोड वोल्टेज, इसको क्या बोलेंगे लोड वोल्टेज, लोड को मिल जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, किस साइड है सेकेंडरी साइड। इधर क्या है प्राइमरी साइड। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूरा तुम लिख लेना INDUSED इंड्यूस्ड ईएमएफ। इधर क्या बोल लेना सेकेंडरी धारा, बताना पड़ता है ये। ठीक, देखो वीडियो थोड़ा सा एक क्वेश्चन के लिए लंबा जा रहा है, उसका तुमको सिर्फ 10 मिनट लगेगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देखो फिर लिखने के लिए। इतना लिखने के बाद ठीक है, हम इसको अब लिखेंगे सिद्धांत। क्या लिखेंगे सिद्धांत। यहाँ पे अगला हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत। ले लेते हैं कलर। अब अगला हेडिंग लिखोगे, पहला परिचय हो गया, दूसरा संरचना हो गया, तीसरा क्या हो गया सिद्धांत। और सिद्धांत लिखने से पहले भी तुम लिख सकते हो इसको, इसके लिए कि यहाँ पे लिखोगे कि संरचना में ही कि ट्रांसफार्मर के कोर लेमिनेटेड होते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर CORE कोर लेमिनेटेड होते हैं। लेमिनेटेड मतलब पतली पतली पत्तियों को मिला के बनता है। कभी ट्रांसफार्मर का कोर देखना, जब हम लोग छोटे छोटे खेलते थे, U आकार का था, I आकार का था, M आकार का था, ये सब हम लोग देखे थे। ठीक, तो अब लिखो, अब बोल दो यदि कोर लेमिनेटेड ना हो तो, लेमिनेटेड ना हो तो क्या होगा भाई,
लेमिनेटेड ना हो मतलब अब जो कोर ले रहे हैं एक ही लोहे का इतना चौखुंटा ले लेते हैं, इसमें पतली पतली पत्तियां नहीं हैं, क्या है ये, कई चारों तरफ मोटा मोटा आयरन कोर है। तो क्या होगा, तुम बोलोगे, एग्जामिनर को तुम बताओगे कि सर अगर लेमिनेटेड नहीं होगा तो क्या होगा, आयरन लॉस, आयरन लॉस, ठीक। हिंदी इंग्लिश में बोल सकते कोर हानि, कोर हानि। इसको क्या बोलोगे अगला, आयरन लॉस में कितने हानियाँ होती हैं, 2 हानियाँ। तुम बोलोगे हिस्टेरेसिस लॉस, HYSTERISIS, हिस्टेरेसिस लॉसेस। दूसरा बोलोगे ईडी करंट लॉसेस, ईडी CURRENT, करंट लॉसेस। देखो बहुत से बच्चों को हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, शैथिल्य हानियाँ, शैथिल्य हानि, ठीक। ये क्या है, भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि बढ़ जाएगा। अगला लिखोगे, जो पहला दिक्कत होगी अगर लेमिनेटेड नहीं होगा तो आयरन लॉस होगा। तो आयरन लॉस में कितना कितना है भाई, 2 लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। अगला लिखोगे दूसरा में कि फ्लक्स लीकेज होगा, लीकेज होगा। अगला लिखोगे, अगला क्या होगा, अगला लिखोगे रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को एस से दिखाते हैं, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रिलक्टेंस किसे कहते हैं, वह फेनामेना जो फ्लक्स के फ्लो का विरोध करती है उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। जैसे रेजिस्टेंस होता है धारा का विरोध करता है, वैसे रिलक्टेंस होता है फ्लक्स का विरोध करता है। अगला क्या होगा, फ्लक्स लीकेज होगा, क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, लीकेज होगा। और एक पॉइंट क्या है, आयरन लॉस होगा जब कोर लेमिनेटेड नहीं लगाएंगे। तो देखो एग्जामिनर एकदम गदगद हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। और याद कैसे रहेगा, तो एक बार पढ़ लो यार, याद क्यों नहीं होगा, जरूर से होगा, ठीक। अब अगला पॉइंट है कि फ्लक्स लीकेज क्या हो रहा है, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है बात। तो फ्लक्स लीकेज का मतलब ये है, फ्लक्स लीकेज का मतलब ये है कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये फ्लक्स, ये जो फ्लक्स दिख रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है, ये क्या होगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाहर से भी फ्लो होगा। कहाँ से फ्लो होगा, बाहर से। और बाहर से हवा है, हवा क्या करता है, फ्लक्स का विरोध करता है, ठीक, उसका रिलक्टेंस ज़्यादा है। समझ में आई बात, इतना हो गया, ठीक। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, संरचना तक हो गई। अब अगला हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्धांत। क्या लिखेंगे, सिद्धांत, सिद्धांत, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, सिद्धांत। अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, सिद्धांत। देखो ऐसे लिखोगे तुम्हारा 3-4 पेज भर भी जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जैसा कि बोल रहे हैं कि पॉलिटेक्निक का जो इस बार का जो आ रहा है लाइनिंग कापी आ रहा है, ठीक है। इस बार से क्या आ रहा है, लाइनिंग आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कापी चेक होने की वजह से अब क्या आ रहा है, लाइनिंग आ रहा है, ठीक है। तो अभी लाइनिंग वाला लिख के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सिद्धांत में लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, तो पहला लाइन लिखोगे, पहला लाइन हम यही लिख देंगे कि ट्रांसफार्मर का, आप लोग कापी पेन के साथ मेरे साथ साथ लिखते चलना। नहीं लिख पा रहे हो वीडियो को पॉज कर करके लिखो, जरूर लिखो कापी पे। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत समझने के लिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर मानते हैं। अच्छा, ये क्यों मान रहे हैं यार, तो हम जैसे किसी को आदर्श क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके जैसा हमको बनना है। तो आदर्श मान ला कि प्रैक्टिकल रूप से है नहीं, मान लो प्रैक्टिकल रूप से ये है नहीं, लेकिन मान के चलते हैं एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें लॉसेस 0 हो रहा है, जो एकदम 100% है। क्या है, 100%। होता नहीं है लेकिन लोग बनना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर मानकर उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है।
ठीक। दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे कि जब ट्रांसफार्मर के, अब देखो पॉइंट वाइज हो जाओ, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग, हिंदी में लिख देते हैं प्राथमिक कुंडली, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी वोल्टेज मतलब V1 दी जाती है तो इस में I1 धारा फ्लो होती है जिसके कारण फ्लक्स उत्पन्न होता है तथा होता है। ठीक, अब अगला लाइन बदल लो, होता है। ठीक, फ्लक्स MMF मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जैसे EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को बल देता है, ढकेलता है, करंट फ्लो होता है, वैसे फ्लक्स के पार्टिकल्स को ढकेलता है MMF। देखो यहाँ पे कामा लगाना जरूरी, अपने आप ये सब तुम हिंदी पढ़े हो। देखो लिखोगे फ्लक्स कामा लिखते हैं MMF के कारण कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट में लिख देते हैं। अब ठीक है, पहला बार फुल लिख देते हैं, तुम लिख लेना फिर शॉर्ट में। सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक मतलब संबंध स्थापित करना, लिंक करता है जिसके कारण E2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF उत्पन्न होता है जिसके कारण यदि लोड हो तो I2 धारा फ्लो होता है। ठीक, I2 धारा फ्लो होता है। अब देखो ये याद कैसे होगा, तो सिंपल है, बोलोगे ये बनाना तुम जानते हो, बोलोगे कि ट्रांसफार्मर का मान के चलते हैं, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर जो 100% शुद्ध है। ठीक, देखो बोलोगे जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में AC सप्लाई V1 देते हैं तो इस वाइंडिंग में I1 धारा फ्लो होती है। ठीक, I1 धारा फ्लो होती है जिसके कारण I1 से क्या उत्पन्न होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। इस वाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न होता है और एक कोर क्या है, फ्लक्स को अच्छे से प्रभावित करता है, इसलिए इस कोर से फ्लक्स किधर लिंक करता है, सेकेंडरी साइड। इसी कोर के माध्यम से चलते चलते कहाँ पे आता है, सेकेंडरी साइड। और सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग है इसमें क्या उत्पन्न करता है, E2 को उत्पन्न करता है, EMF को उत्पन्न करता है। और इस EMF के कारण अगर लोड लगा होगा मतलब क्लोज सर्किट होगा तो I2 करंट भी फ्लो हो जाएगी, और जो लोड पे वोल्टेज मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, V2 बोलते हैं। ठीक, देखो सिंपल, याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला तो यहाँ पे लिखोगे फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार आप बोलेंगे प्राइमरी साइड उत्पन्न EMF मतलब E1 बराबर क्या होगा, -N1 d∅dt। आप बोलेंगे सेकेंडरी साइड उत्पन्न EMF मतलब E2 बोलेंगे -N2 d∅dt। ठीक,
आप बोल दीजिए समीकरण 1 है, ये क्या है 2 है। यहाँ पे लिखिए, अब लिख लीजिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर आप बोलेंगे सर भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा E1 बटा के E2 बराबर माइनस d5/dt बटा के माइनस N2 d5/dt। अब माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, d5/dt से d5/dt कट जाएगा, तो जो बन के आएगा E1/E2 बराबर N1/N2 बन के आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप बोल देंगे नोट, यहाँ पे बोलेंगे नोट करके बोल देंगे कि यदि पहला बात कि अगर नंबर ऑफ जो प्राइमरी टर्म्स है, प्राइमरी वाइंडिंग जितने फेरों की संख्या है, अगर ज़्यादा होगा किससे, दूसरे वाले वाइंडिंग से, या इसी को बोल सकते हैं V1 बड़ा हो किससे, V2 से, या इसी को कुछ भी बोल सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है E1 ज़्यादा हो किससे, E2 से। इस केस में बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक। दूसरी बात सेम, अगर N2 बड़ा है, दूसरे साइड वाला बड़ा है, ठीक, V1 से क्या बड़ा है, V2 बड़ा है, E1 से क्या बड़ा है, E2 बड़ा है, कुछ भी इस तीनों में से हो तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तीसरा क्या होगा, मान लेते हैं यदि दोनों टर्न हम बराबर कर दें, दोनों वोल्टेज बराबर हो, दोनों इंड्यूस ईएमएफ क्या हो, बराबर हो, इस केस में बोलते हैं हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसी को बोलते हैं या इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर, इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर बोलते हैं। समझ में आया? तो कम से कम आप एक ट्रांसफार्मर में सिद्धांत आपको बताना हो तो आप इतना जब तक नहीं बताएंगे तब तक कैसे काम चलेगा। ठीक। मान लीजिए इसी क्वेश्चंस में आगे जोड़ देता कि डीसी सप्लाई देते तो क्या होता, तो आप लिखते जब ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ें। ठीक। ये केस अगर आता, ये भी क्वेश्चन आपसे उसी में फंसा के पूछ देता तो आप कैसे जवाब देते, बोलते कि जब ट्रांसफार्मर को क्या दें, डीसी सप्लाई देते हैं, तो तुरंत आप क्या करिए, छोटा सा कोड बना लीजिए समझाने के लिए, जिससे आपको याद रहे। ठीक। क्या करिए, देने के बाद क्या करिए, आप जल्दी से, ज़्यादा नहीं, 2-3 टर्न का इसका वाइंडिंग बना लीजिए। कितने टर्न का, 2-3 टर्न का। देखिए इसमें हम बराबर बराबर टर्न कर दिए, आप क्या करिए, किसी में 3 कर दीजिए, किसी में 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निकाल दिए। अब आप देख के बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर, अगर आपको समझना हो तो कौन सा ट्रांसफार्मर बताएंगे, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है कि आइसोलेशन है। बोलेंगे कि ये N1, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, N2 बोलेंगे। 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, तो इधर N1 बराबर क्या है, 3, इधर N2 बराबर क्या है, 2, तो बोलेंगे कि N1 ज़्यादा है किससे, N2 से, मतलब कि इधर ज़्यादा वोल्टेज पैदा होगा, इधर कम होगा, तो क्या होगा, ज़्यादा से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन बोलेंगे। यही तरकीब है, बता सकते हैं आप। ठीक। चलिए, तो आप बोलेंगे कि जब डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो खुद समझ में आना चाहिए। तो देखो भाई, जब आप यहाँ पे क्या लगा दें, एसी की जगह क्या लगा दें, डीसी सप्लाई लगा दें। क्या लगा दें, डीसी सप्लाई लगा दें। डीसी मतलब कि जो V1 देंगे क्या है, रहे डीसी रहे, जो समय के साथ बढ़ेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहे। तो क्या होगा, जब डीसी वोल्टेज यार दोगे तो इसमें कौन सा करंट पैदा होगा, डीसी ही फ्लो होगा। डीसी जब वोल्टेज डीसी दिए तो करंट भी कैसा फ्लो होगा, डीसी ही फ्लो होगा। अच्छा, इसी करंट से कैसा फ्लक्स बनेगा बताइए,
कैसा फ्लक्स बनेगा? आप बोलेंगे कि सर फ्लक्स भी कैसा बनेगा? एक ही नेचर में बनेगा, घूमने वाला नहीं बनेगा। तो एक बार यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो यही बना रहेगा। क्या होगा? बना रहेगा। तो अब इसमें जब ये ऐसा ही रहेगा तो फैराडे के नियम से, फैराडे भाई हमारे बोलते हैं कि ईएमएफ तभी पैदा होता है जब क्या हो कि नंबर ऑफ टर्न्स हो और समय के साथ फ्लक्स को क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। लेकिन देखिए समय के साथ फ्लक्स बदल ही नहीं रहा है, समय के साथ फ्लक्स बदल नहीं रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर डीसी वोल्टेज दिए, डीसी करंट पैदा हुआ, डीसी करंट से डीसी फ्लक्स इसमें जनरेट होगा और ये फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, तो क्या होगा? हमारा E1 उत्पन्न नहीं होगा, E1 उत्पन्न नहीं होगा। और कुछ समय बाद वाइंडिंग धीरे धीरे हीट होने लगेगी और समय जाते जाते क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा। इतना बात आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करिए, बारी बारी से एक एक लाइन जो जो बोले हैं उसको लिखिए। अगेन बोल देते हैं, आप लिखेंगे जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई जोड़ेंगे तो डीसी करंट फ्लो होगा और डीसी करंट से क्या होगा? डीसी फ्लक्स ही उत्पन्न होगा और ये फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, जिसके कारण फैराडे का नियम का उल्लंघन होगा और E1 प्राइमरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, जिसके कारण कुछ समय बीतते बीतते वाइंडिंग हीट होती जाएगी, हीट होती जाएगी, हीट होती जाएगी और एक समय बाद वाइंडिंग जल जाएगी। इसी कारण ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। समझ गए? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5 नंबर समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन के लिए वेट करते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी सजेशंस यार ज़रूर दीजिए कमेंट में कि सर ये नहीं समझ में आया, ये दिक्कत है, इसको थोड़ा बता दीजिए, तो जिससे हम अपने आप को भी इम्प्रूव करने में थोड़ा सा आपका सहयोग हमको चाहिए। ठीक, तब तक के लिए अगला क्वेश्चन का वेट करिए और मन से पढ़ाई करिए। जय हिंद।